नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मांग की कीमत लोच मापने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी विधियां जो हैं चार हैं। प्रतिशत विधि है, बिंदु विधि, चाप विधि और व्यय विधि। पहली जो है प्रतिशत विधि, इसमें क्या होता है, मांग की कीमत लोच उसके गुणांक ई पी छोटा ई बड़ा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या प्राइस इलास्टिसिटी द्वारा मापी जाती है। यह गुणांक ईपी वस्तु की कीमत में, यहाँ से ध्यान से आपको समझना है, यह गुणांक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जिसको व्यक्त करने के लिए हम कहते हैं ईपी बराबर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे पता चलेगा? डेल्टा क्यू, मात्रा को व्यक्त करेंगे क्यू से, क्वांटिटी, डेल्टा क्यू बटे क्यू, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इसको व्यक्त करेंगे डेल्टा पी बटे पी। तो डेल्टा क्यू बटे क्यू बटे डेल्टा पी बटे पी, जैसा हमने पीछे वीडियो में देखा था ठीक वही बनेगा। तो फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं डेल्टा क्यू बटे क्यू, इसका मतलब है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, जो ये ऊपर चीज लिखी है। और डेल्टा पी बटे पी ये है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसका अर्थ है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको जब हम हल करेंगे, इस चीज को आगे हल करेंगे, तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणा पी बटे क्यू, ये हम लोगों ने समझ लिया था। अब इसको हम लोग एक अनुसूची के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम मान लेते हैं कोई उपभोक्ता है जो 6 रुपये कीमत पर 0 मात्रा खरीदता है, चाहे किलोग्राम समझ लो, कुछ भी समझो, यहाँ मात्राएं 0। पहला संयोग ये है। बी संयोग ये बन रहा है कि अगर उसकी कीमत 5 रुपये हो तो 10 इकाइयाँ या 10 मात्रा खरीद रहा है। सी संयोग 4 रुपये पर 20 इकाइयाँ, अगला संयोग 3 रुपये पर 30, अगला संयोग 2 रुपये पर 40, अगला संयोग 1 रुपये पर 50 और अगला संयोग 0 कीमत पर 60। ये मात्रा है। अब अगर हम इस बिंदु विधि से कीमत लोच निकालने, मान लेते हैं हमने बी उदाहरण लिया, बी और डी संयोग को लिया, तो इनको जब हम लेंगे तो क्या हुआ कि कीमत 5 से घटकर 3 हो गई। कीमत 5 से घटकर जब 3 हुई तो मांगी गई मात्रा 10 से बढ़कर 30 हो गई। तो इसका मतलब है जब हम इसको हल करेंगे तो सूत्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हल करेंगे इसको। इसको जब हम सूत्र में रखेंगे तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणा पी बटे क्यू। तो डेल्टा क्यू का मतलब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ। परिवर्तन निकालने के लिए चाहे सीधे लिख दो या परिवर्तन कितना हुआ है, 10 से 30। पहले 10 था फिर 30 हुआ, तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 से जो नया है उससे पुराना घटाएंगे, 30 से 10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20। उसके बाद में कीमत में परिवर्तन क्या हुआ है, पहले थी 5, बाद में हुई 3, तो बाद वाली जो कीमत है उससे पहली वाली कीमत घटाएंगे। 3 से जब 5 घटाएंगे तो ये होगा -2। और ये जो 5 है प्राइस है, ये है मूल कीमत। पहले क्या कीमत थी, 5 रुपये। और ये है क्यू, ये देख रहे हैं आप क्यू, ये मूल मात्रा है। मूल मात्रा कितनी थी, 10। जब शुरुआत में
कीमत 5 रुपये थी तब मांगी गई मात्रा 10 थी। बाद में जब परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन ये है। इसको जब हम हल करेंगे तो 30 से 10 चले गए 20, 3 से 5 चले गए -2 और 5/10 का मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। अब इसको काटने के लिए 2 गुणा 2 ये 4 हो गया, 4 से 20 में भाग देंगे तो आ जाएगा -5। ये माइनस है इसलिए। अब 5 है, इसका मतलब माइनस का हम ध्यान नहीं देंगे, 5 आ गया। 5 ये है 1 से ज़्यादा, इसका मतलब है यह लोचदार मांग है, अर्थात इकाई से अधिक है। अब हम दूसरी विधि के विषय में समझते हैं। माफ़ कीजिए, दूसरी विधि समझने से पहले अभी हम विपरीत दिशा में चल के देखते हैं कि उसमें क्या आता है। जब हम विपरीत दिशा में चलते हैं, मान लीजिए x की कीमत 3 रुपये से 5 रुपये हो गई। पहले क्या थी, 5 से 3 हो गई थी। अब हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, 3 से 5 हो गई और मांगी गई मात्रा घटकर पहले 10 थी, 10 से 30 हुई थी, अब क्या है, अब 30 से 10 किलोग्राम हो जाती है। तब ईपी बराबर जो कीमत लोच है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणा पी बटे क्यू, सूत्र वही है। अब देखिए क्या होगा। अब क्या हुई है, नई मांगी गई मात्रा 10, पुरानी कितनी थी 30, 10 से 30 चले गए। इसके बाद में जो कीमत है उसमें ये परिवर्तन हुआ है कि पहले कीमत थी 5, माफ़ कीजिएगा, हाँ पहले कीमत थी 3 और बाद में हुई 5, 3 से 5 रुपये हो गई। तो पहले कीमत थी 3, बाद में हो गई 5, तो बाद वाली से पहले वाली घटाएंगे, तो बाद में 5 से 3 घटाएंगे और गुणा में मूल कीमत 3, मूल कीमत 3 और मूल मांगी गई मात्रा 30। तो इसको जब हल करेंगे 10 से 30 गए -20, 10 से जब 30 चले गए तो -20, 5 से 3 चले गए 2, तो -20/2 गुणा ये 3 है, ये 30 है, 3 एक कम 3, 3 दहम 30, तो -20/2 गुणा 1/10। इसका मतलब 20 एक कम 20, 20 ऊपर है और 10 दूनी 20, 20 नीचे है, 20 ऊपर 20 नीचे, तो ये आया 1, 20 एक कम 20, एक बार कटा तो -1। अब ये इकाई के बराबर मांग की लोच को दर्शाता है। क्यों ये 1 आया है, इस हम माइनस को ध्यान नहीं देंगे, अब यहाँ 1 आया है। इसी में जो हम पीछे जब बी से डी की तरफ चले थे तब आया था 5, अब डी से बी की तरफ चल रहे हैं तो आ रहा है 1। कारण इसमें मूल्य एक दूसरे से भिन्न भिन्न आते हैं। क्यों आते हैं, पहली बात है इसमें ये निश्चित करता है, ये निर्भर करता है कि हम किस दिशा में गति कर रहे हैं, इधर को चल रहे हैं, माने इधर को चल रहे हैं या इधर को चल रहे हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि लोचों में ये अंतर जो है प्रत्येक उदाहरण में प्रतिशत परिवर्तनों का आकलन करते समय एक भिन्न आधार के प्रयोग के कारण है। हर बार भिन्न आधार प्रयोग करना पड़ता है, उससे ये होता है। अब हम लोग दूसरी विधि को समझते हैं। दोस्तों, जो पॉइंट मेथड है इसमें मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच को मापने के लिए मार्शल ने ज्यामितीय विधि निकाली। मान लीजिए कि RS सरल रेखीय मांग वक्र है, अभी हम देखेंगे उसको चित्र से। यदि कीमत PB से कम होकर MD हो जाए तो मांगी गई मात्रा OB से OD हो जाती है। सूत्र के अनुसार मांग वक्र RS के बिंदु P पर मांग की लोच। अब इसको हम चित्र में देखते हैं। दोस्तों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में अनुलंब अक्ष पर कीमत को
ये कीमत देख रहे हैं, कीमत को मापा गया है। और जो समांतर अक्ष है इस पर मात्रा को दिखाया गया है। इसको चित्र को थोड़ा हम छोटा करते हैं। अब दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। इसमें ये बता रहा है कि जब पी बी ये कीमत है, ये कीमत है, या इधर मान लो ओ ए, ये जब कीमत है तब मांगी गई मात्रा क्या है, ये जब कीमत है तो मांगी गई मात्रा ये है, या यहाँ कह लो, बात एक ही है, चाहे ये कहो या ये। अर्थात पी बी कीमत पर मांगी गई मात्रा ओ बी है। तो वही पीछे बताया गया था, जब वस्तु की पी बी कीमत घटकर एम डी हो जाती है, ये हो जाती है, माने यहाँ से यहाँ हो जाती है, तब मांगी गई मात्रा पहले ये मांगी जा रही थी, अब ये मांगी जा रही है। आप चाहे फिर से समझ लीजिए, जब ओ ए कीमत थी तो ओ बी मात्रा मांगी जा रही थी। अब जैसे ही यहाँ पर कीमत थी, इससे घट गई, कीमत आ गई यहाँ, रेट घट गया, तो ओ सी कीमत पर सी एम या ओ डी इतनी ये मात्रा मांगी जा रही है। अब ऐसी अवस्था में अगर आपको आर एस के पी बिंदु पर मांग की लोच निकालना है तो उसके लिए क्या है कि जो सूत्र है, सूत्र के आधार पर हम समझते हैं। सीधा सीधा इसमें निकलता है कि नीचे का खंड बटे ऊपर का खंड, इस आधार पर इसमें निकाला जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे डेल्टा क्यू आप देख रहे हैं, यही तो मात्रा में परिवर्तन हुआ है, तो डेल्टा क्यू को आप चाहे बी डी कह लो, चाहे क्यू एम कहो। इसके बाद में जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी ये कीमत में परिवर्तन है, तो कीमत में परिवर्तन इसको आप पी क्यू कहो या ए सी कहो। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्यू एम, कीमत में परिवर्तन पी क्यू, और इसकी जो मूल प्राइस है, मूल कीमत है, वो है पी बी। यही तो पहले थी, यहाँ से जब घट के यहाँ पहुँची तब ये मात्रा बढ़ी थी, तो मूल कीमत है पी बी, और जो मूल मांगी गई मात्रा है वो ओ बी है। अब क्या देखना है इसमें, जो त्रिभुज है पी क्यू एम, यह समरूप है पी बी एस के। त्रिभुज पी क्यू एम समरूप है पी बी एस के। तो इस तरीके से इसमें ये कहा जाता है कि जो अगर पी बिंदु पर लोच निकालनी हो तो पी एस बटे पी आर, इसका मतलब नीचे का खंड बटे ऊपर का खंड। दोस्तों जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में लोच को समझाने का प्रयास किया है। अनुलंब अक्ष पर कीमत है, समांतर अक्ष पर मात्रा है। मान लेते हैं ये जो DC ये रेखा है ये 6 सेंटीमीटर की है, मान लेते हैं हम ये 6 सेंटीमीटर की है। तो जब ये 6 सेंटीमीटर की है तो n बिंदु पर अगर आपको लोच निकालनी है तो नीचे का खंड मतलब एन सी बटे एन डी या एन एल कहो इसको। तो जब ये 6 सेंटीमीटर की है तो 3 सेंटीमीटर इधर हो गया, 3 सेंटीमीटर इधर हो गया, बीचों बीच में है ये, तो 3 बटे 3 तो बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसकी जो लोच है वो है इकाई के बराबर है। अब अगर ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर बढ़ने पर m बढ़ने पर
ये खंड तो बड़ा है, स्वाभाविक भी दिखाई दे रहा, कुछ भी ले लें। अगर हम 3 से ज़्यादा यहाँ पर 6 खंडों में बटा होता तो 1-1 सेंटीमीटर होता, तो ये कुछ ज़्यादा ही है। 5 मान लेते हैं हम यहाँ पर, इस जगह पर जब 5 मान लेते हैं इसको, तो 5/1, माने नीचे का खंड क्या है MC और ऊपर का खंड ML, तो MC/ML इतना खंड बटे यह खंड। तो अगर 5/1 करेंगे, जब 5 M से C तक हो गया तो M से L तक 1 हो गया, तो 5/1 बराबर 5, तो इकाई से अधिक हो गया। अब अगर इसी तरीके से हम L बिंदु पर देखेंगे, तो L बिंदु तो बिल्कुल यहाँ पर है, इस जगह से पूरी लंबाई इसकी 6 है, तो नीचे का खंड माने 6 सेंटीमीटर बटे ऊपर का खंड, ऊपर कुछ है ही नहीं, 0 है, तो 6 बटे जब 0 करेंगे, तो किसी भी संख्या को जब आप 0 से भाग देते हैं तो आता है अनंत। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी, ये अनंत आएगी, यहाँ पर इकाई से अधिक आएगी। क्यों इकाई से अधिक आएगी? 5/1 बराबर 5 माने 1 से अधिक है, यहाँ पर अनंत होगी। इस जगह पर 1 से कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? ये खंड छोटा है, छोटा खंड माने इसको अगर हम P बिंदु पर इसको हम 1 सेंटीमीटर मान लें, इतना खंड है, और इधर का ये मानना पड़ेगा, फिर 5 अपने आप निकल आएगा 5, क्योंकि पूरी है 6, तो 1/5, तो ये इकाई से तो कम हो गया, 0.20 आएगा, 0.20, तो इकाई से यहाँ पर कम होगी। और इस जगह पर Q बिंदु पर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 0/6, नीचे का खंड है ही नहीं, बिल्कुल 0 है, ऊपर का खंड पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो 0/6, तो अगर हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो 0 हो जाएगी। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि मध्य बिंदु से जैसे हम ऊपर को बढ़ते हैं तो यहाँ पर लोच बढ़ने लगती है, और बढ़ते बढ़ते इस बिंदु पर, या ये रेखा जब y अक्ष को स्पर्श करती है तो यहाँ पर कीमत लोच अनंत हो जाती है। यही रेखा जब x अक्ष को स्पर्श करती है तो वहां पर कीमत लोच 0 हो जाती है। इस बिंदु से ऊपर बढ़ने पर बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते इस अक्ष को जब टच करेगी तो यहाँ अनंत, इस अक्ष से जब नीचे चलेगी तो यहाँ पर कम होती जाएगी, इकाई से कम होती जाएगी, और कम होते होते जब यहाँ पर इसको स्पर्श करेगी x अक्ष को, तो यहाँ पर हो जाएगी 0। तो ये हम लोगों ने समझा है। अब हम लोग साथ में ही चाप विधि भी समझ लेंगे, और उसके बाद में जो व्यय विधि है, कुल व्यय विधि, उसको भी समझेंगे। जैसा कुछ होगा या तो इसी में वीडियो को जोड़ देंगे अथवा दूसरा वीडियो बनाएंगे फिर।